नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी मिस्र यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। अब से थोड़ी देर में मिस्र के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया। विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को पूरी सहायता देने का वादा किया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिल्ली, मुंबई और उसके उपनगरों सहित पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दी। रूस और निजी सैन्य कंपनी वैगनर के विद्रोहियों ने तनाव कम करने के लिए बेलारूस की मध्यस्थता समझौते पर सहमति की और फुटबॉल में भारत और कुवैत ने सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ अब से थोड़ी देर में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी मिस्र यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री ने आज हकीम मस्जिद का दौरा किया और मौलानाओं से मुलाकात की। श्री मोदी ने हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा भी किया, जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन के अभियानों में बलिदान हुए 3,727 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। इससे पहले श्री मोदी कल मिस्र की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर राजधानी काहिरा पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। होटल में भी भारतवंशियों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली की अध्यक्षता में मिस्र मंत्रिमंडल की नवगठित भारत इकाई के साथ बैठक की। इसमें मिस्र के 7 कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में व्यापार और निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, औषधि और दोनों देशों के बीच जनसंपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत इकाई की स्थापना के लिए मिस्र को धन्यवाद दिया और सरकार के समग्र दृष्टिकोण की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के मुख्य मुफ्ती प्रोफेसर शौकी इब्राहिम अल्लाम से मुलाकात कर भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के लोगों के आपसी रिश्तों की चर्चा की। दोनों पक्षों ने सामाजिक और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने तथा उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री शौकी ने श्री मोदी के समावेशी नेतृत्व और बहुलतावाद को समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत मिस्र में दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में संचालित मिस्र की एक बड़ी कंपनी हसन अलम होल्डिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हसन अलम के साथ बैठक की। श्री मोदी ने काहिरा में मिस्र के लेखक और पेट्रोलियम रणनीतिकार तारिक हैगी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 युवा योग शिक्षकों रिम जबाक और नाडा आदेल से भी मुलाकात कर योग के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। उनकी यात्रा से मिस्र के साथ भारत का संबंध रणनीतिक साझेदारी स्तर पर पहुंच गया है। उनकी यात्रा के बाद से पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई मंत्रिस्तरीय यात्राएं हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र की यात्रा कर चुके हैं। मिस्र सरकार के भी 4 मंत्रियों ने भारत का दौरा किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को भी विशेष अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और
देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक ट्वीट में आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय बताया। श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत है और इसे कभी भूला नहीं जा सकता। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्ष 1975 में आज के दिन देश में आपातकाल लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। श्री ठाकुर ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। श्री ठाकुर ने आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वालों को याद किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय में जो नेता जेल गए वो सब लोग आज कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात करते हैं। भारत के 75 साल के इतिहास में 25 जून 1975 है, जहां मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया था और देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी। आज वो सब लोग उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात करते हैं जिन्होंने आपातकाल में, इमरजेंसी के काल में यातनाएं भुगती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति पर पहले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए पूरी संजीदगी से मार्गदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात पर कल नई दिल्ली में श्री शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास भी शामिल थे। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर मणिपुर समस्या के समाधान के प्रति वचनबद्ध है और इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि किसी और की जान न जाने पाए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मणिपुर समस्या के यथाशीघ्र समाधान के लिए सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे कार्य समूह की तीसरी G20 बैठक कल से 28 जून तक नरेंद्र नगर में होगी। बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचे कार्य समूह के 3 दिवसीय सम्मेलन में देश के ढांचागत क्षेत्र और नई तकनीकी चुनौतियों तथा चिरस्थायी शहरों की भविष्य योजना पर उच्च स्तरीय विमर्श होगा। विदेशी प्रतिनिधि प्रवास के दौरान ऋषिकेश में गंगा आरती में भाग लेंगे और उन्हें राज्य की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर चिंता प्रकट की है और पीड़ितों को पूरा सहयोग देने की बात कही है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों को तैनात किया गया है जो राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल को तैयार रखा गया है। इस बीच राज्य में मौसम ठीक होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों में जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। राज्य के निचले इलाकों के 15 जिलों में लगभग 4 लाख लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में पानी बढ़ने से सड़कों, लकड़ी के पुलों, घरों और तटबंधों सहित बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर वाहनों के आवागमन पर असर पड़ा है। सबसे अधिक असर बजाली और नलबाड़ी पर पड़ा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 100 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिन में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों तथा जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। मानसून आज मुंबई सहित महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पहुंचेगा। ये आज गुजरात के कुछ भागों, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों और लद्दाख में भी पहुंच जाएगा। देश में अगले 5 दिनों तक लू नहीं चलेगी। अगले 5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के मुंबई पहुंचने की घोषणा भी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
शहर के अधिकांश हिस्सों और उपनगरों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्ली में कोस्टल रोड का दौरा किया और स्थिति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। घाटकोपर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मौके पर बचाव अभियान अभी जारी है और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। राजधानी में कल तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक देश के मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी के लिए बारिश जो है 47 मिलीमीटर हुआ है और उसके साथ साथ हमारा जो मुंबई, वहाँ भी वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है। रात में 3 मिलीमीटर तक रेन रिपोर्ट हुआ है। तो ये सब जगह में जो मानसून का जो आगमन डिक्लेयर हो जाएगा आज नून से पहले। और अभी जो मेनली जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है वहाँ भी वेरी हेवी रेन होने का चांस है, इसलिए रेड वार्निंग है उधर। और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोंकण, गोवा भी ऑरेंज वार्निंग है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने सरकार के साथ तनाव कम करने के लिए हुए समझौते के अंतर्गत अपने सैनिकों को पड़ोसी देश बेलारूस जाने का आदेश दिया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने घोषणा की कि वैगनर सैनिकों के बेलारूस जाने पर येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का मामला नहीं चलाया जाएगा और विद्रोह में शामिल सैनिकों को भी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि विद्रोह में शामिल न हुए वैगनर लड़ाकों को रक्षा मंत्रालय अनुबंध पर रखेगा। भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल बेंगलुरु में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से सुनील क्षेत्री और महेश सिंह ने गोल दागे। टूर्नामेंट में ग्रुप बी में आज दोपहर 3:30 बजे बांग्लादेश का मुकाबला मालदीव से होगा। शाम 7:30 बजे लेबनान और भूटान की टीमें आमने सामने होंगी। पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में औंडा स्टेशन पर आज तड़के 2 मालगाड़ियों की टक्कर से कई बोगियां पटरी से उतर गईं। रेल सूत्रों के अनुसार एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 12 वैगन पटरी से उतर गए। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि मालगाड़ी के चालक को मामूली चोट आई है। प्रभावित रेल लाइन पर गाड़ियों के आवागमन को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मंगलवार को नई दिल्ली में उद्यमी भारत दिवस का आयोजन करेगा। विभाग के मंत्री नारायण राणे कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत करेंगे। इनमें चैंपियंस पोर्टल के दूसरे चरण और क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों को जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप शामिल हैं। श्री राणे महिला उद्यमियों के लिए तीसरे MSME आइडिया हैकाथॉन का भी शुभारंभ करेंगे। भारत ने प्रतिदिन 101 मिलियन मैट्रिक घन मीटर गैस उत्पादन का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र के अथक प्रयासों और नीतिगत सुधारों का परिणाम है। श्री पुरी ने कहा कि भारत को अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का 50% हिस्सा आयात करना पड़ता है और देश में गैस उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश कुमार व्यास के नेतृत्व में 3 दिन की बैठकों में राज्य की मुख्य सचिव शांति कुमारी, पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार, पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी मिस्र यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। श्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया। विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और देश की लोकतांत्रिक भावना मजबूत करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
केंद्र ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को पूरी सहायता देने का वादा किया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिल्ली, मुंबई और उसके उपनगरों सहित पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।